हेलो एवरीवन, सोशलाइजेशन की क्लास पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में सोशलाइजेशन की बेसिक जानकारी हासिल कर ली है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया के स्तर, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण तथा संस्थाएं, समाजीकरण का महत्व। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी के रूप में परिणत होता है। तो आइए देखते हैं यह प्रक्रिया किन किन स्तरों से होकर गुजरती है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, किंतु जीवन के प्रारंभिक वर्षों में समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति का जो भावनात्मक विकास होता है वह जीवन भर उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने 7 स्तरों में समाजीकरण को विभक्त किया है, अर्थात समाजीकरण किन स्तरों से होकर गुजरता है और किस स्तर पर व्यक्ति क्या क्या सीखता है, उससे समाज की अपेक्षाएं क्या क्या रहती है। आइए देखते हैं उसके विभिन्न पद सोपान। सबसे पहला स्तर है मौखिक अवस्था। समाजीकरण की प्रक्रिया की यह प्रथम अवस्था है जो बच्चे की आयु के 1 से 1.5 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में शिशु की सभी आवश्यकताएं शारीरिक व मौखिक होती हैं। इस अवस्था में शिशु का संबंध परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा माँ से ज़्यादा होता है, अतः माँ को पहचानने लगता है और भूख, प्यास अथवा किसी कष्ट को बच्चा रोकर अपनी माँ के सामने व्यक्त करता है। इस अवस्था में शिशु माँ के शारीरिक संपर्क का आनंद महसूस करने लगता है। इस प्रकार इस अवस्था में बच्चा अपने सुख दुख मुख के माध्यम से तथा विभिन्न हावभाव के माध्यम से प्रकट करता है। इस अवस्था को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय का नाम दिया है। इसकी सेकंड स्टेज है, दूसरी अवस्था है शैशव या सोचावस्था। इस अवस्था का आरंभ 1.5-2 वर्ष की आयु से होता है तथा 3-4 वर्ष की आयु तक चलती है यह अवस्था। इसी अवस्था से बच्चे को सामान्य क्रियाओं का प्रशिक्षण देना आरंभ होता है। इस अवस्था में बच्चे से यह प्रथम आशा की जाने लगती है कि वह सोच संबंधी क्रियाओं को स्वयं करे तथा कपड़े गंदे न करना, हाथ साफ रखना आदि सिखाया जाने लगता है। वह सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले प्यार अथवा डांट को भी समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों को भी पहचानने लगता है तथा उनका हंसना, चिल्लाना, डांटना, प्यार करना बच्चे को प्रभावित करने लगता है। आइए देखते हैं तीसरी अवस्था है समाजीकरण की तादात्म्यकरण अवस्था या तालमेल की अवस्था। साधारणतया इस अवस्था का आरंभ 3-4 वर्ष की आयु से होकर यह 12 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे से यह आशा की जाने लगती है कि वह अपनी आयु, लिंग, परिवार के नियमों तथा उसे दिए जाने वाले प्रशिक्षण के अनुरूप व्यवहार करना आरंभ करे। इसी स्तर में बच्चा पड़ोस के व्यक्तियों और स्कूल के साथियों के संपर्क में आता है। इसके फलस्वरूप उसे कुछ नई दशाओं से तालमेल स्थापित करना पड़ता है। धीरे धीरे लिंग भेद का ज्ञान उनमें होने लगता है तथा अपने लिंग के प्रति उनमें जागरूकता आने लगती है। चौथी अवस्था है किशोरावस्था। इस अवस्था का आरंभ साधारणतः 12-13 वर्ष की आयु से होकर यह 18 वर्ष की आयु तक चलती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार यह समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें एक और बच्चे में अनेक जैविकीय, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होने लगते हैं, तो दूसरी ओर इस अवधि में उसे दिया जाने वाला प्रशिक्षण जीवन भर उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना रहता है। इस अवस्था में किशोर का अधिकांश समय घर के बाहर स्कूल तथा खेल के साथियों के बीच व्यतीत होता है। इस आयु में शारीरिक विकास के साथ उसमें यौन संबंधी भावनाएं भी विकसित होने लगती हैं और किशोर को अपने समाज की मर्यादाओं, नियमों, व्यवहार के तरीकों, अध्ययन की आवश्यकताओं, शिष्टाचार के तरीकों तथा विचारों को व्यक्त करने के ढंगों का प्रशिक्षण दिया जाने लगता है तथा उससे कुछ अपेक्षाएं भी की जाने लगती हैं कि वह प्रत्येक कार्य को करते समय नैतिक नियमों का पालन करे। इसकी 5th अवस्था है युवा अवस्था। एक व्यक्ति के वयस्क होने के साथ ही उसका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पर्यावरण तेजी से बदलने लगता है। उसके संपर्क का क्षेत्र बहुत बढ़ जाने के कारण
व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों और भूमिकाओं में भी बहुत परिवर्तन हो जाता है। यह ऐसे कि व्यक्ति का विवाह हो जाने के कारण पति या पत्नी पक्ष से संबंधित व्यक्तियों से नए सिरे से अनुकूलन करना पड़ता है, तो दूसरी ओर आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण उसे अनेक तरह के नए संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। छठी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। इसमें व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व बढ़ जाते हैं और उसमें अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनकी इच्छा पूर्ति व विवाह आदि का बोझ भी बढ़ने लगता है। सातवीं अवस्था है इसकी, यह समाजीकरण का अंतिम स्तर है। अनेक समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने इसे समाजीकरण की निष्क्रियता का स्तर कहा है। ऐसा इस कारण है कि इस स्तर में व्यक्ति सामाजिक सीख अथवा अनुकरण से बहुत कम प्रभावित होता है। इस अवस्था में शरीर के अंगों में कमजोरी के साथ साथ नियंत्रण शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की कार्य क्षमता भंग हो जाती है। वृद्धावस्था के समय वह दादा, परदादा, नाना तथा ससुर आदि अनेक परिस्थितियों से जुड़ चुका होता है तथा इन परिस्थितियों के अनुरूप उसे भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। अपने विचारों तथा नवीन विचारों के मध्य जीवन गुजारना पड़ता है। इस अवस्था में पीढ़ीगत भेद होने के कारण वृद्धों को ऐसा लगता है कि उनके विचारों की अवहेलना की जा रही है। ऐसी स्थिति में वे चिंता व तनावग्रस्त रहते हैं, लेकिन वही जो व्यक्ति बदलते समय के अनुरूप चलते हैं वे ज़्यादा तनावग्रस्त नहीं हो पाते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया का रूप विभिन्न संस्कृतियों में एक दूसरे से कुछ भिन्न हो सकता है, किंतु मनुष्य की सीखने और अनुकरण करने की क्षमता काफ़ी कुछ जैविकीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। लेकिन साथ ही समाज के विभिन्न नियम और मूल्य उसे यह बताते हैं कि इस क्षमता का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण किन संस्थाओं तथा अभिकरणों के द्वारा होता है और इन अभिकरणों की समाजीकरण में किस प्रकार की भूमिका होती है। वैसे देखा जाए तो व्यक्ति का समाजीकरण करने में इतनी अधिक संस्थाओं तथा अभिकरणों का योगदान होता है कि उनका उल्लेख करना भी कठिन है। लेकिन जो संस्थाएं समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उनका उल्लेख किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं परिवार नामक महत्वपूर्ण संस्था। परिवार जीवन की वह सबसे पहली संस्था है जिसमें बच्चे का आरंभिक जीवन व्यतीत होता है। आरंभ में बच्चा परिवार के सदस्यों की ओर देखकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना सीख जाता है। इस समय बच्चे का मस्तिष्क बिल्कुल स्वच्छ होता है। वह धीरे धीरे उसी तरह के आचरण करना सीख जाता है जिस प्रकार के आचरण परिवार के अन्य सदस्य उसके प्रति करते हैं। परिवार के आदर्श तथा मूल्य शिशु के आदर्श व मूल्य हो जाते हैं। परिवार ही बच्चे को समाज के नियमों का बोध कराता है, उसमें उचित और अनुचित की भावना उत्पन्न करता है। परिवार से शिशु जो कुछ भी सीखता है वे सब उसके जीवन के अमूल्य धरोहर बन जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सभी समाज पारिवारिक जीवन को इसलिए संगठित रखने का प्रयत्न करते हैं जिससे बच्चों का समाजीकरण समुचित रूप से हो सके। नेक्स्ट संस्था है क्रीड़ा समूह। समाजीकरण में क्रीड़ा समूह भी विशेष रूप से भूमिका निभाता है। शिशु जब बड़ा होता है तो वह अपने मित्रों, सहपाठियों, हमउम्र के बच्चों तथा खेल समूह के सदस्यों के संपर्क में आता है। चूँकि इन सबकी रुचि, सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, ये अलग अलग परिवार से जुड़े होते हैं, इनकी संस्कृति अलग अलग होती हैं, अतः इन सब चीज़ों का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। क्रीड़ा समूह से पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा व संघर्ष की बातों को भी शिशु सीखता है। नेक्स्ट है इसकी संस्था है पड़ोस। समाजीकरण की नेक्स्ट एजेंसी है पड़ोस। व्यक्ति का समाजीकरण करने में पड़ोस का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। पड़ोस के व्यक्तियों के संपर्क में बच्चे अनेक नवीन बातों को सीखते हैं। यदि बच्चे कोई गलत या अनुचित कार्य करते हैं तो पड़ोसी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं तथा उनकी उचित आदतों के कारण उनकी निंदा व आलोचना करते हैं। इस प्रकार पड़ोस बच्चे को समाज स्वीकृत कार्य करने तथा नियंत्रण में रहने को
प्रेरित करते हैं। समाजीकरण में नेक्स्ट भूमिका है शिक्षण संस्थाओं की। शिक्षण संस्थाओं का आशय शिक्षालयों से है। यहाँ बच्चा शिक्षकों, सहपाठियों आदि के संपर्क में आता है तथा शिक्षण संस्था के अनेक शिक्षकों में से व्यक्ति किसी न किसी शिक्षक को अपना आदर्श मान लेता है और उसके अनुरूप ही व्यवहार, कार्य तथा आचरण को करने का प्रयास करता है। दूसरी बात, सहपाठियों या मित्रों के संपर्क में आने से भी अनेक बातों को सीखता है तथा तीसरा संपर्क पुस्तकों तथा साहित्य से होता है और व्यक्ति को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। पांचवी संस्था है विवाह संबंध। विवाह के पश्चात लड़के एवं लड़की को अनेक नवीन परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का पालन करना होता है। पति पत्नी अथवा परिवार के सदस्यों का सभी का सोचने समझने का, कार्य करने का व आचरण करने में भिन्नता होती है, किंतु उन्हें आपस में सामंजस्य रखते हुए एक दूसरे के विचारों से सहमत होते हुए अनुकूलन करना पड़ता है और एक दूसरे से सहयोगात्मक भूमिका निभाते रहना पड़ता है। छठी संस्था है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक ग्रंथों की कहानियों द्वारा बच्चों में पवित्रता, न्याय, सत्य, ईमानदारी, दया भाव आदि के गुणों का विकास होता है तथा ईश्वरीय भय और श्रद्धा के कारण इनके व्यवहार व कार्य पाप पुण्य, स्वर्ग नरक की विचारधारा में स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा में अच्छा कार्य तथा व्यवहार करना ही श्रेयस्कर समझते हैं। इसी प्रकार अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं आदि व्यक्ति के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए अब देखते हैं समाजीकरण का महत्व। समाजीकरण की प्रक्रिया मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वह प्रक्रिया है जिसके कारण एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी के रूप में परिणत होता है तथा व्यक्ति स्वभाव से ही स्वार्थी, हिंसात्मक, व्यक्तिवादी, लड़ाकू तथा संघर्षशील है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति की इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाता है तथा उसे सामाजिक नियमों एवं मूल्यों के अनुरूप जीवन यापन करना सिखाया जाता है। पारस्परिक प्रेम, सहयोग, सहनशीलता, सहिष्णुता तथा आज्ञा पालन जैसे गुणों को वह समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही सीखता है। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति को ऐसी बातें भी सिखाई जाती हैं जो कि उसकी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति करने में उसे सहयोग प्रदान करती हैं, किंतु ये बातें समाज स्वीकृत तथा सामाजिक नियमों के अनुरूप होती हैं। समाजीकरण व्यक्ति को समाज एवं परिवार के रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, मूल्य तथा प्रतिमानों का पालन करना सिखाता है तथा व्यक्ति स्वीकृत मार्ग पर चलते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं, स्वार्थों तथा आवश्यकताओं को भूलकर कठिन से कठिन परिस्थिति में रहकर भी दूसरे व्यक्ति के साथ अनुकूलन के साथ रहता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होने के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है। वास्तविकता तो यह है कि समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने समाजीकरण को स्पष्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।